नमस्ते दोस्तों। सिविल स्टैप के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे आप सभी जानते ही हैं, नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सभी, मैं आशा करती हूँ, बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। लेकिन जो लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं, उन्हें प्लीज़ दरकिनार मत कीजिए, हल्के में मत लीजिएगा। हिंदी, अंग्रेज़ी जो भी भाषाएं हैं, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छे अंक दिलवाने में मदद कर सकती है। तो उसी के प्रयास में हमने भी एक जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की है, जिसमें जैसे स्टूडेंट्स को होता है हमेशा कि अगर हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेंगे तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। हमें पता चलेगा किस टाइप का डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चंस का, उनको सॉल्व कैसे किया जाए। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा रहे, हमें किस तरीके से जो प्रोसीजर है वो अपनाना है। और समय नियोजन तो साथ साथ आप हर परीक्षा में करते ही हैं, लेकिन फिलहाल जो हिंदी है उसमें जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको, उनका जो सोल्यूशन है वो हम आपके पास लेकर आए हैं। तो अब से रेगुलर जो एक सीरीज़ है वो चलेगी। हर बार जो भी वीडियो आएगा उसमें एक पेपर हम आपको सॉल्व करके देंगे। और साथ ही साथ हमने ये ऑपोजिट स्टार्ट किया है, जिससे कि लेटेस्ट एग्जाम्स जो हैं वो पहले हम डिस्कस करें, क्योंकि वही जो ट्रेंड है वो आगे कंटिन्यू होगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसी में होगा। तो उसी सीरीज में आज जो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नायब तहसीलदार 2018 का। और याद रखिए कि जैसे हम सभी जानते हैं कि गद्यांश और अनुवाद, ये पहले दो प्रश्न होते हैं, ये हम अच्छे से जानते हैं। बट उन्हें डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करें, वही हम चाहते हैं, अच्छे से समझाकर एक्सप्लेन करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। तो व्याकरण से हम प्रारंभ करते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से, फिर हम बड़े क्वेश्चंस पर आएंगे। चलिए, लेकिन जो परीक्षा है उसे सॉल्व करते समय जो स्टूडेंट्स के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये होती है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में वो क्या करते हैं कि उन्हें लगता है ये जो निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस जो हैं, ये बस ऐसे फालतू में, इन्हें पढ़े बिना वो फटाफट आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी पर कदम रखे बिना अगर आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, हो सकता है आप चढ़ जाएं लेकिन गिर भी सकते हैं। तो ज़रूरी यही है कि पहली सीढ़ी से ही प्रारंभ करें। तो इसलिए जो परीक्षा में जो आपको परीक्षा प्रश्न पत्र में जो निर्देश दिए गए होते हैं, उन्हें प्लीज 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 बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कोई आपको वहां पर स्पेशली बताने नहीं आ रहा कि इस बार निर्देशों में थोड़ा सा परिवर्तन है। इस बड़े लेवल पर आकर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, वो अच्छे से दिए गए निर्देशों को पढ़ेंगे। और अगर नहीं पढ़ा तो ये उनकी चूक है। और बल्कि जिस पोस्ट के लिए आप सभी ने अप्लाई किया है, जो ये परीक्षा है, उसमें तो देखा ही ये जाता है कि कितने अच्छे से आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, उनका अनुपालन कर सकते हैं, वही सब चीज़ें। तो और हर छोटी चीज़ पर आपको ध्यान देना है। हाँ, बस ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं गंवाना है, फटाफट पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत काम की चीज़ निकल आए। सबसे पहले आपको समय देखना है। जैसे अब यहाँ पर है समय 1.5 घंटा, हो सकता है किसी वजह से वो समय 2 घंटा हो गया हो, या 1 घंटा 45 मिनट हो गया हो। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, बेल बजी जाएगी, लेकिन वो नहीं। आपको समय देखना है कितना है। उसके बाद जैसे अब पहले निर्देश से हम ना प्रारंभ करते हैं। पहला निर्देश है कि इसमें 6 प्रश्न हैं। अब मैंने देखा था एक बार क्या कि यहाँ निर्देशों में ही दिया गया था कि कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं, जिनमें से आपको कोई भी 6 प्रश्न हल करने हैं। मैं तो देखकर हैरानी रह गई कि कितनी अच्छी बात है, चॉइसेस दी गई हैं। क्योंकि हम एनालिसिस करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसमें देखा गया कि ये तो नायब तहसीलदार में तो हमेशा 50 मार्क्स का ही आ रहा है, ये 100 मार्क्स कैसे बन रहे हैं। तब जाकर ध्यान गया कि इसमें 10 में से 6 प्रश्न करने थे। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपको देखना है कि कितने प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि आपको किसी भी जो है प्रश्न में कोई वैसे चॉइस नहीं है। जितने भी गिवन क्वेश्चंस हैं उनमें, उनके अंदर आपको वैसे चॉइस दी जा सकती है, जैसे कि 6 मुहावरों में से 4 के उत्तर दीजिए, लेकिन जो मेन मेन जो क्वेश्चन है, 6 प्रश्न, वो आपको सभी करने हैं। फिर परीक्षार्थियों को प्रश्न या प्रश्न के भाग के उत्तर खंड में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही देने होंगे। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। कैसे? अब जैसे यहाँ पर एक बार पूछा गया था कि वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। अब स्टूडेंट्स ने कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज दिखाने के लिए कराते हैं। जैसे कोई वाक्य आपको दिया गया है कि इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, और उसके बाद शुद्ध वाक्य भी लिख कर आते हैं। अब आपसे किसने पूछा है कि इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? नहीं पूछा गया है।
सिंपली आपको इतना कहा गया है कि ये जो वाक्य है ये शुद्ध हो या अशुद्ध हो, इसका शुद्ध रूप आपको लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स टाइम भी वेस्ट करते हैं और गलती भी करते हैं कि एक्स्ट्रा लिख देते हैं। एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में कभी कभी अंक कट सकते हैं। उसी प्रकार आपको बाय चांस प्रश्न पूछा जाए कि दिए गए 8 मुहावरों में से 6 के उत्तर दीजिए और 6 का अर्थ लिखिए और वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ भी स्पष्ट हो जाए। अब वहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी 4 की जगह सारे के सारे 6 मुहावरे कर ही आते हैं। टाइम वेस्ट क्यों करना है, एक्स्ट्रा क्यों लिखना है? क्योंकि उन 6 में से अगर आपके 3 सही हैं और 3 गलत हैं तो एग्जामिनर उस चीज को नेगेटिव वे में ले सकता है, वो आपके मार्क्स काट सकता है, गलत वाले 3 भी ले सकता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं लिख कर आना है, जितना निर्देश दिया गया है उसका पालन करना है, उतना ही लिख कर आना है। फिर प्रत्येक प्रश्न के भाग के अधिकतम अंक उसके सामने दिए गए हैं, ये सिंपल है, आपको मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं। और ये मैक्सिमम मार्क्स देखने का भी इंपॉर्टेंस क्यों है, आपको देखना है कि वो कितने मार्क्स का है। जैसे कि जो व्याख्या है वो 10 मार्क्स की है, तो आपको आइडिया लग गया कि हाँ 10 मार्क्स की है तो इसमें इतनी व्याख्या लिखनी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय चांस इमेजिन करिए आपके पास गद्यांश की व्याख्या नहीं आती, केवल कविता की व्याख्या आती है, काव्यांश की, और वो सीधे सीधे 20 मार्क्स की आ जाती है। तो अब क्या जो आप 10 मार्क्स की एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं व्याख्या में, वही 20 मार्क्स में लिखेंगे क्या? नहीं। अगर 20 मार्क्स की व्याख्या दी गई है तो उसमें आपको बहुत सारी वेटेज जोड़नी पड़ेगी, उसमें नए नए उदाहरण देने पड़ेंगे, वो व्याख्या थोड़ी लंबी होगी, उसमें अच्छी और ज़्यादा अच्छी शब्दावली का आप इस्तेमाल करें, आपको उसे बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाना होगा, क्योंकि 20 मार्क्स जो हैं 20 अंक का सवाल है वहाँ पर। तो इसलिए ये बहुत ध्यान देना होता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसी अकॉर्डिंगली आपका आंसर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। फिर एक प्रश्न के सभी भागों के उत्तर प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में उनके नियत स्थान पर लिखे जाने चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी गलती करते हैं कि वो बड़ा बड़ा ये कुछ स्टूडेंट्स की जैसे हैंडराइटिंग होती है, कुछ बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, और बाई चांस आपको आंसर अच्छे से आता है लेकिन आंसर लिखते लिखते वो जगह कम रह गई, आपने दूसरे क्वेश्चन के वहां पर भी फंसा दिया और फिर फुल स्टॉप करके उत्तर 3 करके वहां से स्टार्ट कर दिया बीच में से। तो वो चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल होगी, यहाँ पर प्रॉपरली लिखा गया है। तो प्रश्नों के भाग के उत्तर अनुक्रमवार गिने जाएंगे। तो वो ये कि सीरीज से उसी अकॉर्डिंगली ही आपके जो मार्क्स हैं वो भी चेक होंगे। अगला देखिए, अगर उत्तर काटा नहीं गया है तो आंशिक उत्तर देने पर भी उसे गिना जाएगा। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि ना हमें लगता है ये वाला जो वाक्य नहीं हमने ना सही नहीं लिखा, इसे हम काट देते हैं और बाकी का उत्तर लिख देते हैं। लेकिन ये तो सही है यहाँ तक तो, लेकिन गलती हम कहाँ पर करते हैं? हम जैसे बाई चांस आपने व्याख्या लिखी, लेकिन पोयम पढ़ते पढ़ते आपको पता चला अरे व्याख्या का तो ये अर्थ था ही नहीं, आपने क्या किया, व्याख्या पूरी की पूरी काट दी। अब सामने वाले को समझ में आ गया कि हाँ ये वाली व्याख्या गलत है, वो तो सही है, लेकिन अब उस व्याख्या में से अगर आपने केवल आधा भाग काटा और आधा भाग ऐसे ही छोड़ दिया, तो पता है क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि वो आधा भाग जो आपने काटा है केवल वही गलत है, जो शेष है जो आपने नहीं काटा वो सही है, और उसको भी फिर आपको अंक देते वक्त उसे पढ़ा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपरली दिया गया है कि अगर उत्तर काटा नहीं गया है तो आंशिक उत्तर देने पर भी उसे गिना जाएगा। ये पॉजिटिव भी आपके लिए हो सकता है, नेगेटिव भी। तो इसलिए ध्यान रखिए, कोई उत्तर गलत है तो उसे प्रॉपरली काटिए। यदि प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में कोई पृष्ठ या भाग खाली छोड़ दिया है तो उसे लकीर खींचकर स्पष्टतः काट देना आवश्यक है। अब देखिए, अब आप समझ रहे होंगे कि मैं निर्देश पे पहले इतना फोकस क्यों कर रही हूँ। याद करिए, याद रखिए सॉरी, कि आगे जितने भी वीडियोस होंगे उसमें मैं ये चीज़ बार बार दोहराऊंगी नहीं। ये आज पहला वीडियो है इस सीरीज का जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो पहले दिन ये समझाना बहुत 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 ज़रूरी है। तो और इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे अब यहाँ पर है कि बाई चांस आपने अपना पूरा निबंध लिख लिया जैसे मानिए, या फिर व्याख्या लिख ली, और उसके बाद इतना सा जो स्पेस है वो छूट गया, इतनी जगह जो है वो खाली रह गई। अब स्टूडेंट्स को लगता है इसमें क्या है, हमने इतना लिख दिया, अब अगले प्रश्न पर चले गए। लेकिन यहाँ पर अभी ये निर्देश क्यों दिया गया है कि अगर कोई भाग जो है वो खाली रह गया है तो वहां पर लकीर खींच दें, टेढ़ी या ऐसी मतलब किसी भी तरह की लकीर। वो क्यों कहा जाता है? जिससे कि कोई भी जो मतलब व्यक्ति है वो आपकी उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ ना करे। मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, और बहुत रेयरली होता है लेकिन स्टिल हो सकता है, संभावना है, कोई आपने कोई उत्तर लिखा हुआ है और गलती से वहां पर किसी ने कुछ लिख दिया गलती से या जानकर कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, तो वो तो फिर आपकी उत्तर पुस्तिका में गिना जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर खाली भाग रह गया है उसे उस पर रेखा खींच दीजिए या काट दीजिए,
कि हाँ हमारा उत्तर यहाँ पर समाप्त है, हमने केवल इतना ही लिखा है। तो हर चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। और ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे निर्देश जो है ना बच्चे इग्नोर कर जाते हैं और वहाँ पर गलती हो सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर लास्ट ये जो डायरेक्शन है, अंतिम निर्देश, उम्मीदवारों को स्पष्ट, सुपाठ्य और संक्षिप्त उत्तर लिखना और शब्द सीमाओं का पालन करना आवश्यक है। शब्द सीमा, कहीं कहीं शब्द सीमा दी जाती है कि आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। अब एक पंक्ति में उत्तर देने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप केवल एक ही पंक्ति और उसमें मतलब दूसरा ऐसा वाक्य नहीं बन सकता। बन सकता है, मतलब मैक्सिमम एक पंक्ति में उत्तर देने का मतलब ये है कि आपको उसको डिटेल में नहीं बताना है। जैसे वन लाइन डेफिनेशन, अब वो दो भाग में भी हो सकती है, तो उतना आप लिख सकते हैं, लेकिन उस चीज का ध्यान रखिए। और स्पष्ट, सुपाठ्य, सुपाठ्य का मतलब क्या होता है कि जो सही से पढ़ा जाए। अब जैसे हिंदी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग जैसे ब लिखना चाहते हैं बालक, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे कर दिया। और ये ब जो है कहीं से लग रहा है, ये तो त्र भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ये त्र? तो अब ये ब है, त्र है, एग्जामिनर क्या समझे? हालांकि वो इतना बेवकूफ नहीं है, उसे पता होगा ये ब है, लेकिन वर्तनी अशुद्ध होने के कारण यहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं। तो प्लीज इस चीज का बहुत बहुत ध्यान रखिए कि आपने जो भी लिखा है वो स्पष्ट होना चाहिए। य लिखा है तो य लगना चाहिए, प लिखा है तो प लगना चाहिए, म लिखा है तो म लगना चाहिए, भ नहीं। अब भ में भी स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, जैसे कि भ ऐसे करके लिखा कि जैसे भालू लिखना है तो भ लिखा और ये कर दिया। अब इसे मैं भ पढ़ूं या म पढ़ूं? तो इसलिए भ आपको प्रॉपरली इस प्रकार से करके लिखना है जिससे कि पता चले कि हाँ, और ये आगे का भाग छोड़ दीजिए, ये अब ये स्पष्ट लग रहा है कि ये भ है। तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाकी शब्द सीमा का पालन ना करने पर दंडित किया जा सकता है। अब दंडित करने का मतलब ये नहीं है कि आपको वैसे पनिशमेंट मार्क्स के उसमें दी जाएगी कि आपको 200 नंबर 200 शब्दों का निबंध लिखने के लिए कहा गया है, या प्रॉपर लिखा गया है कि आपको 200 शब्दों में व्याख्या लिखनी है, लेकिन आपने 500 शब्दों की लिख डाली, इतना ज्यादा लिख डाला, तो वहां पर आपके मार्क्स एक्स्ट्रा राइटिंग के कारण कट सकते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेन डायरेक्शंस यहीं तक थी। और कभी कभी ये होता है, जैसे यहाँ पर तो मैंने सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको हिंदी में बताई निर्देश में, तो हिंदी में वहां पर लिखी होती हैं, लेकिन साथ साथ डायरेक्शंस इंग्लिश में भी लिखी होती हैं। इवन हिंदी के पेपर में भी, जो हिंदी का भी पेपर आता है उसमें भी आपको जो डायरेक्शंस हैं वो अंग्रेजी में लिखी होती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द हों जो आपको अच्छे से क्लियर ना हो रहे हों, जैसे सुपाठ्य, कभी कभी स्टूडेंट्स को इसका मतलब नहीं पता होता। तो इसलिए आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको जो डायरेक्शन है वो अंग्रेजी में भी दी गई है। तो सब कुछ आपके फेवर में है, सिर्फ आपको इतना करना है कि अच्छे से तैयारी करनी है और वहां पर जाकर आप अपनी जो काबिलियत है वो दिखाइए। तो इसलिए बाई चांस कोई इनमें से आपको निर्देश नहीं समझ में आता, उसका इंग्लिश जो वर्जन है वो पढ़ लीजिए, वो तो सीरीज वाइज ही दिया होगा। चलिए, तो अब आते हैं हम प्रश्न पत्र पर। और ये फिर मैं आपको रिपीट करवा दूं, नायब तहसीलदार 2018 का जो पेपर है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कुल 6 प्रश्न थे, तो छठे प्रश्न से ही प्रारंभ करते हैं हम। छठा प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। और देखिए कितनी चॉइसेस हैं, 5 वाक्य आपको दिए गए हैं, केवल 3 वाक्यों के शुद्ध रूप लिखने हैं, दैट्स इट। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सॉल्व सारे करेंगे। और आपको ऐसा नहीं करना पहले एक लिखा वो काट दिया, दूसरा लिखा, पहले माइंड में देख लीजिए ना कहाँ पर आपको क्लैरिटी है बिल्कुल, फिर वही लिखिए। क्योंकि जितनी ज्यादा कटिंग करेंगे ना वो भी फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो आपको मतलब एक पॉजिटिव छवि जो है, सकारात्मक छवि जो है वो एग्जामिनर के माइंड में बनानी है। अब जैसे पहला है, विचारों का दुनिया बड़ी आकर्षक है। अब का और बड़ी कैसे? विचारों की दुनिया, जो दुनिया है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हम कहते हैं ना दुनिया देखी जाती है, हम कभी ये तो नहीं कहते ना दुनिया देखा जाता है, दुनिया देखी जाती है। तो इसलिए विचारों की दुनिया बड़ी आकर्षक है, तो यहाँ पर का की जगह की आना था। उसी प्रकार सूरज पश्चिम में डूब गई और लालिमा फैल गया। सूरज जो है, जैसे हम कहते हैं सूरज उगता है या सूरज डूबता है, तो सूरज जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सूरज पश्चिम में डूब गई तो ये गलत था। और लालिमा, लालिमा जो है वो फैल गई होता है, गया नहीं, तो यहाँ पर भी लिंग संबंधीय शुद्धि थी, तो यहाँ पे ये ऑपोजिट हो गए थे, यहाँ पर गया आना था, यहाँ पे गई आना था। उसी प्रकार सिपाही का झुंड जा रहा है, सिपाही का झुंड नहीं होता, सिपाहियों का झुंड, तो यहाँ पे वचन संबंधीय शुद्धि थी, सिपाहियों का झुंड जा रहा है। उसी प्रकार पंच परमेश्वर होता है, हम ये कहते हैं कि भगवान होता है,
हम ये कहते हैं भगवान होते हैं। आदर सूचक शब्द, आदर सूचक जो शब्द होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, हम उसे कहते हैं जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी आप आ जाइए। अब आप जो है, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि ये तो बहुवचन में होगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि आप सब आ जाइए। तो जो आदर सूचक शब्द होते हैं वहां पर भी बहुवचन आता है। उस कारण से पंच परमेश्वर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों में गलती है, होते हैं, है के ऊपर बिंदु। और अंत में हम सोचा हूं कि हम गांव जाएंगे। हम सोचा हूं, अरे हम कोई गुंडे वाली भाषा नहीं इस्तेमाल करें। हमने सोचा है कि हम गांव जाएंगे, या फिर मैंने सोचा है कि हम गांव जाएंगे। तो ये देखिए, इसके सही उत्तर मैंने यहाँ पर आपको पहले एक एक करके बताया, उसके बाद यहाँ पर इसका सही आपको प्रॉपर लिखकर भी मैंने बताया है, जिससे कोई गलती ना हो। कि विचारों की दुनिया बड़ी आकर्षक है, सूरज पश्चिम में डूब गया और लालिमा फैल गई, सिपाहियों का झुंड जा रहा है, पंच परमेश्वर होते हैं, और हमने सोचा है कि हम गांव जाएंगे। तो ये इन सभी वाक्यों के शुद्ध रूप थे, लेकिन आपको केवल 3 वाक्यों के शुद्ध रूप लिखने हैं, मत भूलिएगा, मार्क्स कट सकते हैं वरना। आगे देखिए, 5वां प्रश्न, छठा कर लिया, 5वां। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। विपरीतार्थक, ऑपोजिट, लेकिन केवल 3 शब्दों के। तो इसलिए उत्थान, मूक, अचल, साधारण और सजीव। आई गेस साधारण का तो बहुत ही सिंपल है, असाधारण। मूक, वाचाल। अचल, इसका सिंपल आप चल भी लिख सकते हैं। सजीव, निर्जीव। उत्थान, पतन। तो मुझे लगता है डिफिकल्टी लेवल कुछ ऐसा था नहीं। नहीं तो मतलब पर्यायवाची विलोम शब्द में कभी कभी मुश्किल बहुत कठिन शब्द भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत साधारण से शब्द थे। तो इनका सही उत्तर देखिए, उत्थान का पतन, मूक का वाचाल, अचल का चल या सचल, और साधारण का असाधारण या विशेष। इन दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे सही माना जाएगा। साधारण का अगर आप विपरीतार्थक विशेष लिखेंगे वो भी सही माना जाएगा, या फिर असाधारण लिख देंगे तो भी सही माना जाएगा। लेकिन आपको पेपर में फिर एक और चीज, दो दो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 इसलिए लिखे हैं कि आपके पास ऑप्शन सीखने के वक्त, तैयारी के वक्त आपके पास रहे, लेकिन पेपर में आप 2 विपरीतार्थक मत लिखिएगा। उसमें पता है क्या लगता है, उसमें ये लगता है कि स्टूडेंट्स ने तो बस यहाँ पे तुक्का मारा है कि इन दोनों में से कोई एक तो ठीक हो ही जाएगा। वो चीज नेगेटिव जाती है, मार्क्स कट जाएंगे। तो प्लीज सिर्फ एक ही विपरीतार्थक पूछा है, एक विपरीतार्थक देने हैं। यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए, शब्द ज्ञान के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। और सजीव का निर्जीव, ये भी बहुत सिंपल है। तो इसलिए ये आपका 5वां प्रश्न था। अगला देखिए, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। लेकिन सिंपल 1 2 3 4 करके सिर्फ अर्थ और वाक्य नहीं लिखना है, आपको पहले बताना है कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति। पहले मुहावरा या लोकोक्ति लिखिए, उसके सामने उसका अर्थ लिखिए, फिर उसका वाक्य लिखिए। अब सिर्फ 4 का, तो यहाँ पर 6 मुहावरे लोकोक्तियां दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं। अब जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात, दिन में तारे देखना, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ये तो ऐसी मुहावरे लोकोक्तियां जो आप डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। हाँ, नाक पर मक्खी ना बैठने देना, ये आपको एक बार को हो सकता है कि मतलब तो पता है, लेकिन इसका अर्थ लिखें क्या, मतलब समझ में नहीं आता कभी कभी, तो छोड़ दीजिए इसे, ऐसी क्या बात है। लोहा लेना यानी किसी से युद्ध करना, मुकाबला करना, लेकिन कभी कभी हमें सही अर्थ पता नहीं चलता, तो फिर ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से चूज करने होंगे। तो 6 में से आपको केवल 4 के ही देने हैं। तो यहाँ पर भी हम जैसे 4 के ही अगर लेकर आए हैं, कि जैसे लोहा लेना, मैंने यहाँ पर मुहावरा आगे नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है, जिसे, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता आपने 6 में से कौन सा चूज किया है। तो अब जैसे है लोहा लेना, उसका अर्थ क्या है, साहस पूर्वक मुकाबला करना, और उसका वाक्य प्रयोग, स्वतंत्रता संग्राम में सामान्य जनता ने भी अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया। अब कभी कभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम लोकोक्ति में तो 3 4 वाक्यों से एक पूरा का पूरा वाक्य बन रहा है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वाक्य का जो स्तर है वो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ थोड़ा मेच्योर लेवल का आपने वाक्य बनाया है। तो जैसे बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ही जैसे हीन वाक्य नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम में सामान्य जनता ने भी अंग्रेजों से डटकर लोहा लिया, तो मीनिंग भी क्लियर है, और ये सिंपल आपने साधारण सा वाक्य भी बना दिया। फिर है हैसियत से अधिक बात करना, ये किसका था, छोटा मुंह बड़ी बात। तो पहला हमने इसका किया, दूसरा हम कर रहे हैं इसका, छोटा मुंह बड़ी बात, इसका मतलब हैसियत से अधिक बात करना।
तो जोश में आकर अपने से ज्यादा ताकतवर पहलवान को मुकाबले के लिए ललकारना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। एक साधारण सा वाक्य है, सिंपल सा, जिसे आप इस प्रकार से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और एक और चीज, जब आप मुहावरे या लोकोक्ति का वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो मुहावरा या लोकोक्ति वाक्य में कहीं ना कहीं आनी चाहिए। मैंने कुछ पेपर्स चेक किए थे बच्चों के, तो उन्होंने वाक्य तो बनाया हुआ है, मीनिंग कर रहे हैं क्लियर, लेकिन मुहावरा या लोकोक्ति उस वाक्य में है ही नहीं। तो फिर वाक्य प्रयोग करवा क्यों रहे हैं भाई? आपको एप्लीकेशन सिखाई जा रही है कि हिंदी के मुहावरे लोकोक्तियां जो होती हैं वो आप अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में कैसे प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद है दिन में तारे दिखना। दिन में हम जैसे कहते हैं ना, उसने तो दिन में तारे दिखा दिए। अब यहाँ पर भी एक चीज है, दिन में तारे दिखाना और दिन में तारे दिखना दो भिन्न मुहावरे हैं। दिन में तारे दिखाना यानी कि बहुत ज्यादा डरा देना, क्योंकि हमने किसी और को तारे दिखाए हैं यानी उसको डराया है। लेकिन दिन में तारे दिखना, अगर हमें ही दिन में तारे दिख गए यानी कि हम बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। तो दोनों में अंतर होता है, तो ये चीज आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है। दिखना है या दिखाना है, दोनों में अंतर है। तो अब दिन में तारे दिखना अर्थात घबरा जाना या तनाव के कारण बौखला जाना। तो भारतीय बल्लेबाजों के जबरदस्त प्रदर्शन से इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाई दे गए। साधारण सा वाक्य, क्या था इसमें? कुछ ऐसा स्नेह तो नहीं था। तो वाक्य प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिएगा। और अगला है नाक पर मक्खी ना बैठने देना। अब एक्चुअली क्या है, मैंने ये सेकंड और फोर्थ क्यों छोड़ दिया, ये बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। जो थोड़े से डिफिकल्ट थे उनका मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। अब जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होता है कि गलती छुपाने के लिए अपना दोष किसी और पर मढ़ना। उसी प्रकार ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। उसी प्रकार अब ये है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, यानी कि अपने पर आंच ना आने देना। हम जैसे कहते हैं ना, मैं तो अपनी आंख पर, ये नाक पर ना मक्खी तक नहीं बैठने देती, मतलब अपने पर कुछ नहीं होने देती मैं। तो हम पर कितनी ही मुसीबतें आई, पर सैनिकों ने देश की नाक पर मक्खी ना बैठने दी, यानी देश पर आंच नहीं आने दी। तो ये थे आपके किस प्रकार से आप अर्थ लिखते हैं और वाक्य प्रयोग करते हैं। अब आते हैं व्याख्या पर, क्योंकि 3 प्रश्न हो चुके हैं, छठा, पांचवा, चौथा, लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है। पहले 3 क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जेन्युइनली जो नायब तहसीलदार में आते हैं। पहला प्रश्न होता है अनुवाद करना, हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी। दूसरा होता है पद्यांश या गद्यांश की व्याख्या। और तीसरा जो बच गया कि गद्यांश या पद्यांश, तो दूसरा और तीसरा जो प्रश्न होता है वो हमेशा व्याख्या से संबंधित होता है। अब स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट क्या रहता है कि व्याख्या में लिखना क्या है मैम, और कैसे लिखना है, और व्याख्या होती क्या है। स्टूडेंट्स मोस्टली गलती क्या करते हैं कि आपको 6 पंक्तियों की पोयम दी गई, आपने आप हर पंक्ति का जो अर्थ है वो समझाकर आ गए। लेकिन आपको समझना होगा वास्तव में व्याख्या होती क्या है। ये ना तो केवल भावार्थ है, ना ही केवल आशय। भावार्थ का मतलब क्या होता है, इस पूरी पोयम से अल्टीमेटली जिस्ट क्या निकला, यानी इस पूरे फल से रस अल्टीमेटली क्या निकला, वो होता है भावार्थ। तो इसलिए जो भावार्थ है, व्याख्या केवल वो नहीं है। व्याख्या होती है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालना, कि एक एक बिंदु को अच्छे से समझना, पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, और उसका अच्छे से विवरण करना। और ना ही केवल आशय। आशय मतलब कि सिंपली उसका मीनिंग, कि जैसे हम कहते हैं कि आज तो ना सर्दी बहुत हो रही है, मतलब, तो कभी कभी अगर हम ये जैसे प्रसन्नता से कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सर्दी हो रही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा पकौड़े खाने का मन है, या हमारा चाय पीने का मन है अदरक वाली। तो ये होता है कि सिर्फ आशय जो मतलब दिया गया है, सिर्फ उसका अर्थ नहीं लिखना है आपको। हो सकता है बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग हो, जो उसके पीछे छिपा हुआ जो अर्थ है वो भी आपको लिखना है, कि अल्टीमेटली जो कवि या लेखक है वो कहना क्या चाह रहा है। फिर किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को ही व्याख्या कहते हैं। यानी कि जब आपने वो कविता या गद्यांश पढ़ा, उसमें कोई सेंटेंस दिया है, तो उसके पीछे आपका क्या भाव है, आप उस पर क्या विचार रखते हैं, वो सब आपको लिखना है। उसे कहते हैं व्याख्या, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। छात्रों को मुख्यतः यह देखना है कि मूल भावों अथवा विचारों का समुचित और संतोषजनक विवेचन हुआ या नहीं। वही चीज संतोषजनक मतलब कि व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई भी उस व्याख्या को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि ये पोयम किस बारे में थी, इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। वो डिटेल एक्सप्लेनेशन में सब कुछ होना चाहिए। तो अब जैसे तीसरा प्रश्न था कविता की व्याख्या। तो अब जैसे समय बहुत ज़्यादा ना जाए, थोड़ा वीडियो शॉर्ट ही रहे, जिससे आपका भी समय बचे, इंटरेस्टिंग भी लगे,
तो आज हम सिर्फ कविता की व्याख्या कर रहे हैं। इससे अगले वीडियो में हम आपके साथ गद्यांश की व्याख्या, अनुवाद दोनों चीजें करेंगे। तब तक कविता की व्याख्या। अब इसमें फिर वही चीज, परीक्षा में दिए गए निर्देश। निर्देश सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं दिए होते हैं, हर प्रश्न के साथ भी निर्देश होते हैं। तो कविता की व्याख्या में तीसरे प्रश्न में क्या निर्देश दिया गया है? निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या इस तरह कीजिए। अब व्याख्या भी कैसे करनी है वो बताया जा रहा है कि प्रमुख शब्दों के अर्थ, भाव पल्लवन, लेखक का मंतव्य एवं पाठकीय प्रतिक्रिया व्याख्या में समाहित हो जाए। समाहित होना मतलब कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको अपनी व्याख्या में इंक्लूड करने हैं, स्टेप वाइज नहीं करने। लेखक का मंतव्य ये है, पाठकीय प्रतिक्रिया ये है, भाव पल्लवन ये है, ऐसा नहीं। मतलब व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें आ जाएं। अब जैसे जो शब्दों के अर्थ हैं, या तो अभी हम स्टेप वाइज चलेंगे, या तो वो सबसे पहले नंबर पे आएगी या फिर सेकंड लास्ट नंबर पे। जब आप व्याख्या कर लेंगे, भावार्थ कर लेंगे, फिर शब्दार्थ लिखेंगे और फिर विशेष। तो अब देखिए 2018 में जो पोयम आई थी, जो कविता आई थी, सिर्फ इतनी सी कविता थी। और अधिकतर आपको मतलब इससे 3-4 पंक्तियां ज्यादा हों, बहुत लंबी कविता नहीं आएगी, लेकिन उसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। कविता क्या है? मुझे 3 शब्द दो कि मैं कविता कह पाऊं। बताइए, आपको पूरी कविता कहनी है, वो भी केवल 3 शब्दों में। यहां से आश्चर्य होता है, अद्भुत अद्भुत रस, और इंटरेस्टिंग भी लगती है पोयम। एक शब्द वह जो कभी जिह्वा पर लाऊं, और दूसरा जिसे कह सकूं किंतु दर्द मेरे से जो ओछा पड़ता हो, और तीसरा खरा धातु पर जिसको पाकर पूछूं क्या ना बिना इसके भी काम चलेगा और मौन रह जाऊं। अब इतनी सी कविता है और पोयम के नीचे लिखा भी हुआ था कि ये अज्ञेय जी की कविता है। तो क्या होता है कि कभी कभी परीक्षा में आपको पेपर के नीचे कविता या गद्यांश के नीचे ना उसके लेखक या कवि का नाम दे दिया जाता है। वो कभी कभी शायद से सिर्फ इसलिए दे दिया जाता है कि या तो थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए आपको याद रहे कि ऐसे ऐसे भी हिंदी के कवि या लेखक हैं हमारे साहित्य में, या फिर थोड़ा ये होता है कि जैसे कुछ ना फेमस जो रचनाकार होते हैं उनकी एक अपनी स्पेशलिटी होती है। अब जैसे अज्ञेय जी हैं, उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? वो मुक्तक काव्य लिखते हैं। मुक्तक, मुक्त जो होता है, मुक्त शब्द से बना है मुक्त। मुक्त का मतलब क्या है? जैसे कि आप जब पोयम या गीत देखते हैं, सुनते हैं, उसमें हमने देखा है एक राइम होती है, जैसे पढ़ना, लिखना, मतलब ना ना, एंड में जैसे जो तुक मिलता है। लेकिन मुक्त काव्य में ऐसा कुछ नहीं होता कि एंड मिलना ही चाहिए। जैसे पाऊं लाऊं, ये तो फिर भी ये है कि कविता कह पाऊं, जिह्वा पर लाऊं, यहाँ पर तो तुक मिल रहा है, लेकिन जिसे कह सकूं या जो ओछा पड़ता हो, यहाँ पर तो कोई तुक नहीं मिल रहा ना। तो जहां पर कोई तुक मिलाने वाला ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल मुक्त काव्य है, ये होता है मुक्तक काव्य आपका। तो अज्ञेय जी की खासियत क्या है कि वे हमेशा बहुत सरल भाषा में बहुत छोटा लिखते हैं, लेकिन बहुत गहरी बात लिखते हैं। तो अगर थोड़ा थोड़ा आपको किसी लेखक के बारे में पता है ना, तो आप व्याख्या में वो समाहित करेंगे तो उससे बहुत वेटेज बढ़ती है। तो जहां पर आपको 10 में से 5 मार्क्स मिलने होंगे ना, डेफिनेटली आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। तो अब जैसे कविता आई गेस आपने पढ़ ली है, या अपने सामने खोल भी लीजिए कहीं और, तब तक हम व्याख्या डिटेल में करते हैं। अब जैसे सबसे पहले व्याख्या करते वक्त चाहे गद्यांश की हो चाहे पद्यांश की, मैं कहूंगी एक फॉर्मेट जरूर फॉलो करिए। कैसे? सबसे पहले आना चाहिए प्रसंग। प्रसंग मतलब शॉर्ट में आप बता रहे हैं कि अल्टीमेटली इस कविता में दिया क्या हुआ है। फिर आती है व्याख्या। व्याख्या में वो सब लेखक का मंतव्य, पाठकीय प्रतिक्रिया। पाठकीय प्रतिक्रिया मतलब कि जैसे मैं पाठक हूं, मैं पोयम पढ़ रही हूं, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या है, मैंने उस पोयम को पढ़कर क्या समझा, एक तो वो लिखना है। फिर लेखक का मंतव्य, लेकिन वो मैंने तो ये समझा, लेकिन लेखक एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा है वो भी लिखना है। भाव पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लवन पत्ते कि एक एक करके, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में एक ही पेड़ की डिफरेंट ब्रांचेस निकली होती हैं, विभिन्न शाखाएं निकली होती हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं। उसी प्रकार एक छोटी सी कविता में आप कितने भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। एक ही जो भाव है, अगर कविता में कोई भाव आ रहा है जैसे मौन रहने का यहाँ पर, तो उसे कितना विस्तार दे सकते हैं, किस किस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सारा होता है भाव पल्लवन। तो अब है जैसे प्रसंग। प्रसंग दी गई पंक्तियां काव्य क्षेत्र में अज्ञेय जी की विशिष्ट अवदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब याद रखिए कि जो मैं यहाँ पर प्रसंग, व्याख्या, भावार्थ आपके साथ डिस्कस करूंगी, ये सिर्फ एक स्टैंडर्ड वो है कि हाँ, हमने आपके सामने एक तरीका रख दिया कि इस कविता की व्याख्या इस प्रकार से भी हो सकती है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी व्याख्या दूसरे प्रकार से नहीं हो सकती।
आपको जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, आप थोड़ा डिफरेंट भी लिख सकते हैं। हमने सिर्फ आपको उसका अर्थ समझाने का प्रयास किया है, फिर उसे आप अपनी भाषा में किसी भी तरीके से लिखिए। तो प्रसंग, दी गई पंक्तियां काव्य क्षेत्र में अज्ञेय जी की विशिष्ट अवदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अज्ञेय जी विशेषकर लघु कविताएं लिखने के लिए ही प्रसिद्ध हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और 6 पंक्तियों की यह कविता गागर में सागर भरने का काम कर रही है। तो अब ये जो है ना, यहाँ तक ये जो था कि ये पंक्तियां अज्ञेय जी की विशिष्ट अवदान का उत्कृष्ट उदाहरण है, या वो लिखने लघु कविताएं लिखने के लिए जाने जाते हैं, ये भाग अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी को उस राइटर के बारे में थोड़ी जानकारी है तो आप 1 या 2 पंक्तियों में मैक्सिमम लिख सकते हैं, उससे डेफिनेटली वेटेज बढ़ेगा। और सिर्फ 6 पंक्तियों की कविता है, 6 पंक्तियों की यह कविता गागर में सागर भरने का काम कर रही है। गागर में सागर बनना मतलब कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, ये होता है गागर में सागर भरना। तो ये आप इस प्रकार के मुहावरे लोकोक्तियों का भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। इन पंक्तियों के माध्यम से अब मेन क्या है, यहां से स्टार्ट है प्रसंग। अगर बाई चांस किसी को अज्ञेय जी के बारे में नहीं पता, आप यहां से भी लिख सकते हैं या फिर यहां से। ये जो 6 पंक्तियों की एक कविता गागर में सागर भरने का काम कर रही है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि शब्दों का प्रयोग उनके पीछे छिपे विशाल अर्थ गर्भ की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। यानी कवि क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, कि ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं ये तो बहुत कम शब्द हैं, इसके पीछे जो मीनिंग है वो इतना डीप है, इतना मतलब विस्तृत इसका पीछे अर्थ छिपा हुआ है। तो वो कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्दों का प्रयोग उनके पीछे छिपे विशाल अर्थ गर्भ की तुलना में बहुत ही तुच्छ है, छोटा है। किसी काव्य की महानता को सीमित शब्द सीमा में बांधना अनुचित है, सॉरी, शब्द सीमा में बांधना अनुचित है, या फिर सीमित शब्दों में बांधना अनुचित है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इसका प्रसंग है। अब आते हैं हम मेन व्याख्या पर। व्याख्या कैसे की है अब हमने, देखिए इन पंक्तियों में कवि काव्य का एक अद्भुत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अब कविता का एक अद्भुत तथ्य कैसे है, जैसे कि स्टार्टिंग है पहली लाइन, कि 3 शब्दों में वो कविता कहना चाह रहे हैं। उनका मानना है कि किसी भी कला माध्यम का जितनी उसमें क्षमता है उससे कम प्रदर्शित करना उस कला का एक प्रकार से अपमान है। अब जैसे कविता आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये था, वो कवि कहते हैं कि एक शब्द ऐसा हो जिसे मैं कभी अपने मुंह में ही जीभ पर ही ना लाऊं, मतलब कभी कहूं ही ना। दूसरा ऐसा शब्द जो मेरे दर्द को, मतलब दर्द भी उसके सामने छोटा पड़ जाए, वो ऐसा शब्द हो, इतना हैवी शब्द हो। और तीसरा जो बिल्कुल एक खरी धातु के समान बिल्कुल प्योर हो, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप से पूछूं कि क्या ये शब्द भी काफी हैं मेरे भावों को समझाने के लिए, क्योंकि जिसने समझना है वो मेरे मौन को भी समझ लेगा, जिन्हें नहीं समझना वो इतनी पंक्तियों से भी नहीं समझेगा, तो इसलिए इससे बेहतर है मैं मौन ही रहूं। तो कवि कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कला माध्यम का, कला में ये लिखना भी आता है, लिखने की भी एक कला होती है, जितनी उसमें क्षमता है, जितनी कैपेबल वो पोयम है, उसमें उससे कम प्रदर्शित करना उस कला का एक प्रकार से अपमान है। वे इसे सही नहीं समझते, वे मानते हैं कि अधिक शब्दों का प्रयोग उस रचना के गर्भ में छिपे अनकहे अर्थों को सीमित कर देता है। अब ये पंक्ति कहाँ से है कि वे मानते हैं कि अधिक शब्दों का प्रयोग उस रचना के गर्भ में छिपे अनकहे अर्थों को सीमित कर देता है। कैसे? अब जैसे मैं आपसे कहूँ आज ना बहुत ठंड लग रही है, अब बहुत ठंड लग रही है, अब आप ना इसके कितने सारे जो अर्थ हैं वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि मेरा तो सोने का मन कर रहा है, इसका मतलब ये भी है कि मेरा अदरक की चाय पीने का मन कर रहा है, मतलब हो सकता है इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है, या फिर इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि मेरा आज नहाने का मन नहीं है बिल्कुल भी। तो यानी कि कुछ ही शब्द थे लेकिन उसके अर्थ कितने ज्यादा निकल सकते थे, क्या क्या अर्थ निकल सकता था। तो इसलिए लेकिन अगर मैं ये कह देती कि आज ना बहुत ठंड है पकौड़े बना लो, तो उसका जो वो है, अर्थ है वो बस पकौड़े खाने तक ही सीमित रह जाता, फिर उसमें नहाना ना नहाना चाय पीना वो सब इंक्लूड ना होता। तो इसलिए कवि मानते हैं कि आप जितने ज्यादा शब्द प्रयोग में लाते हैं उसका अर्थ वहीं तक सीमित होकर रह जाता है। इससे बेहतर अगर आप कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रचना ज्यादा उत्कृष्ट लगेगी, क्योंकि फिर उसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से उसका अर्थ निकालने का प्रयास करेगा, अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करेगा। कवि का उद्देश्य केवल शब्द की निहित सत्ता का पूर्ण उपयोग करना नहीं, अपितु उसमें निहित असंख्य संभावनाओं के परे तक उसका विस्तार करना है, कि इसको लेकर आप क्या क्या सोच सकते हैं, किस लेवल तक सोच सकते हैं।
यहाँ भाव पल्लवन के महत्व को उजागर किया गया है। उदाहरण स्वरूप, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलकर उसके बारे में अच्छा कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि यह संपर्क भविष्य में भी सुखदायी होगा। अब जैसे मैंने कहा, आपसे मुलाकात बड़ी अच्छी रही। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ, आपके साथ मिलके मतलब थोड़ा सा सुकून मिला, अच्छा लगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मतलब जो हमने नहीं कहा कि आप जैसा गुणवान व्यक्ति तो कभी मिला ही नहीं था, आपसे बात करके तो मतलब बहुत ही मोटिवेशन मिली है, इंस्पिरेशन मिली है। या फिर ये कटाक्ष के रूप में भी हो सकता है कि आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, दिमाग खराब कर दिया सच्ची। कुछ भी हो सकता है मतलब इसका। तो या एक साधारण रम्य स्थिति को जब हम मर्मस्पर्शी अथवा विमुग्धकार कहते हैं, तब हम इन अर्थगर्भ शब्दों का बहुत ही साधारण अर्थ में संप्रेषण के लिए प्रयोग करते हैं। संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन। मैं जानती हूँ यहाँ पर 2-3 जो वाक्य हैं उसमें मैंने थोड़े कठिन शब्द जो हैं उनका प्रयोग किया है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कठिन शब्दों का ही प्रयोग करना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए, लेकिन जो भी आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि इस पोएम का ये मतलब है, उसके साथ उदाहरण ज़रूर दीजिए, तर्क दीजिए। आपने जो भी बात कही, अब जैसे आप कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट में जो विपक्ष के होते हैं या पक्ष के होते हैं, दोनों अपनी अपनी दलील देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। अगर आपने पोयम का ये एक मीनिंग लिया है, तो आपने ये मीनिंग क्यों लिया, उसके लिए लॉजिक्स दीजिए, तर्क दीजिए, तो आपकी व्याख्या कभी गलत नहीं होगी। फिर दूसरी ओर एक अच्छा पाठक यह अभिलाषा करता है कि कवि शब्दों का ना केवल भरपूर सार्थक प्रयोग करता है, अपितु कभी कभी शब्दों का प्रयोग ना करके ही अर्थ की वृद्धि करता है। अब अर्थ की वृद्धि करना मतलब कि मीनिंग को और ज्यादा करना। जैसे कि जो मैंने ठंड का एग्जाम्पल दिया, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे ठंड लग रही है, अब उसके मीनिंग को और ज्यादा एक्सप्लेन सबने अपने अपने तरीके से किया। जिसका नहाने का मन नहीं था उसने भी कहा मुझे बहुत सर्दी लग रही है, जिसका टेस्टी खाना खाने का मन था उसने भी कहा मुझे मतलब बहुत ठंड लग रही है। उस प्रकार से कवि के अनुसार भाषा का श्रेष्ठ कलात्मक उपयोग है जिसमें न केवल शब्दों के निहित और संभाव्य अर्थों का पूर्ण उपयोग किया जाता है, बल्कि उन अर्थों का भी जो शब्दों के बीच के शब्दहीन अंतराल में भरे जा सकते हैं। अर्थात कि जो दो सेंटेंसेस हैं उसके बीच में जो हमने नहीं कहा, अनकही बात को समझना। जैसे हम कहते हैं ना कि उसने सिर्फ ये कहा लेकिन मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रहा था, तो वो जो अनकही बात को समझना, वो आपको बेसिकली यहाँ पे समझाना है। सर्वप्रथम कविता पढ़कर घोर आश्चर्य होता है कि कवि किस प्रकार मात्र 3 शब्दों में ही पूरी कविता लिखने की बात कर रहे हैं। कविता में तो भावों सुंदर चित्रण शब्द प्रयोग से ही होता है, ठीक है ना। तो इतने कम शब्दों में कवि एक सुंदर रचना कैसे लिख पाएंगे। कविता के अर्थ पर जाएं तो अब यहाँ पर हम कविता का अर्थ समझा रहे हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें पूरी कविता लिखने हेतु केवल 3 ही शब्द चाहिए। पहला शब्द ऐसा हो जो मेरी उन भावनाओं को प्रकट करे जिन्हें मैं कभी बोल नहीं पाया और कहकर व्यक्त नहीं कर पाऊंगा। अर्थात उस शब्द और उसके पीछे छिपी भावनाएं वही समझ पाएगा जो मेरे मौन को भली प्रकार समझता होगा। दूसरा वह शब्द जो कवि के जीवन में व्याप्त सारे दुख को स्पष्ट कर सके, परंतु उसे भी वही व्यक्ति समझ पाएगा जो भावनात्मक रूप से कवि को समझता हो। तीसरा और अंतिम शब्द वह जो पूर्णतः सत्य स्पष्ट कर सके और समझा सके कि क्या इन 3 शब्दों के पीछे छिपी कवि के मन की भावना को कोई वास्तव में कोई समझ पाएगा या नहीं, और नहीं तो इन 3 शब्दों की भी क्या आवश्यकता है और इससे बेहतर मौन ही रहना है। तो कविता के अंत तक आते आते कवि की करुण संवेदनाएं स्पष्ट होती हैं। मतलब पोयम की स्टार्टिंग में क्या था, आश्चर्य का भाव, कि देखते हैं पोयम में आगे क्या है कि केवल 3 शब्दों से वो पूरी कविता कैसे लिख सकते हैं। लेकिन कविता के एंड तक आते आते हमने देखा कि कवि जो है वो करुण भाव से, मतलब थोड़ा दुख उसके मन में भरा हुआ है कि मतलब कोई मेरी बात जब समझ ही नहीं रहा है तो इससे बेहतर मैं चुप ही हो जाऊं। मतलब मन में वो थोड़ा दुखी है। तो करुण संवेदनाएं स्पष्ट हो रही हैं कि वे दुखी हैं कि क्यों काव्य जैसी उत्कृष्ट लेखन कला शब्द सीमा में बंद कर रह गई है। पाठकों को काव्य की वास्तविक सुंदरता हेतु शब्दों के मध्य छिपे अगणित अर्थ, संभावनाओं और दृष्टिकोण को पहचानना होगा, तभी काव्य रचना का उद्देश्य सार्थक होगा। तो यहाँ पर आपने एंड में बता भी दिया, पोएम की एक्सप्लेनेशन भी लिख दी कि पोएम का वो मीनिंग क्या है, बाकी भी लिख दिया कि कैसे मतलब मौन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और कि मतलब जो आपको आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है वो आपकी अनकही बात को भी समझ जाएगा। और मेन यही है कि जो आपके अनकही बात को अच्छे से समझ पाए, तभी काव्य का महत्व है।
तो इसलिए तभी काव्य रचना का जो उद्देश्य है वो सार्थक होगा, क्योंकि कविता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोमांच भरना। और रोमांच कब आता है? जैसे हम कहते हैं ना, सस्पेंस है। मूवी में सस्पेंस होता है तो मजा आता है। वही सेम कहानी चलती रहे तो हम कहते हैं मुझे नहीं ये मूवी देखनी, इसमें तो वही बकवास कहानी होगी, वही सेम कहानी होगी। लेकिन जब सस्पेंस रहता है तो मजा आता है। तो इसलिए अगर आप कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ऐसी रचना में, तो उससे क्या होगा कि जो पाठक होगा वो उसे अपने अपने अर्थ में लेगा कि इसको तो मैं ये भी जोड़ सकता हूँ, इसका तो मैं ये भी जोड़ सकता हूँ। तो वो और मनोरंजक बनेगी और महत्वपूर्ण बनेगी कविता। अब सबसे पहले प्रसंग लिखा, फिर व्याख्या लिखी, फिर आता है भावार्थ। भावार्थ मतलब अल्टीमेटली इसका निष्कर्ष क्या निकला, जो हमने डिस्कशन की। किसी भी रचना को संकीर्ण अर्थ में देखना सर्वथा अनुचित होता है। संकीर्ण अर्थ मतलब संकीर्ण होता है छोटा, पतला, जैसे एक संकरा रास्ता। संकीर्ण मतलब अगर हम कोई भी जो रचना है, जैसे एक गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसे अगर हम बस जितने शब्द लिखे हैं बस उसी अर्थ को देखेंगे, यानी उस छोटे से अर्थ को देखेंगे, तो वो अनुचित होगा। शब्दों का प्रयोग तो केवल अर्थ ग्रहण का मार्ग दिखाता है। शब्दों से तो हमें सिर्फ रास्ता मिलता है कि हाँ, हम इस तरीके से सोच सकते हैं। कला या किसी रचना की सही समझ हेतु उन शब्दों के मध्य छिपे मौन या अनकहे अर्थ को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही रचना की सही प्रेरणा होती है। इसलिए हमें अपने चिंतन और रचनात्मकता की सीमा को विस्तृत कर रचना के वास्तविक अर्थ को खोजना होगा। यही उस रचना का सही सम्मान होगा। तो ये आपने भावार्थ लिख दिया। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, जरूरी नहीं कि जो मैंने व्याख्या लिखी है आपको सेम टू सेम वैसी लिखनी है। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि ये व्याख्या भी हो सकती थी। अब आते हैं शब्दार्थ। मैंने बताया ना, शब्दार्थ या तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखिए या यहाँ पर लिखिए, और वहां पर पूछा गया है इसलिए आपको शब्दार्थ लिखने भी हैं। और बाकी भाषा आपने देखी बहुत सिंपल थी, लेकिन कुछ कुछ दो तीन डिफिकल्ट वर्ड्स है वो हम लिख देते हैं। जैसे जिह्वा का मतलब होता है जीभ, ओछा का मतलब होता है छोटा या हीन। अब ये मैंने दो अर्थ क्यों लिखे? अब ओछा का मतलब वैसे तो छोटा होता है, लेकिन छोटा तो मैं ये भी कहती हूँ, ये ना मेरा छोटा भाई है। अब छोटा मतलब वो एज में या साइज में छोटा, वहां मैंने पॉजिटिवली कहा था, लेकिन यहाँ पर छोटे का मतलब है नेगेटिव वे में लिया हुआ है। छोटा मतलब हीन, तुच्छ, जिसे हम अपनी औकात से छोटा समझ रहे हैं कि तुम तो मेरी औकात के बराबर हो ही नहीं, तुम तो बहुत छोटे लेवल के हो, तुम तो बहुत मतलब नीच व्यक्ति हो, तुम तो बहुत हीन व्यक्ति हो, जैसे हम गरीबों को कुछ लोग कह देते हैं। तो इसलिए ओछा का वो मतलब है। और खरा धातु जैसे था, खरा मतलब सच्चा या शुद्ध। अब ये जो विशेष जो पार्ट है, ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर दो तीन पॉइंट्स भी अगर आप विशेष में लिख देंगे सही, तो आई गेस बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। विशेष का मतलब क्या होता है? कविता में कौन कौन सी स्पेशल थिंग्स थी जो आप जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए। अब ये पोएम में भी हो सकता है, पैसेज में भी हो सकता है। तब जैसे भाषा अत्यंत सरल परंतु शैली विचारात्मक, संवादात्मक एवं विवरणात्मक है। भाषा तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज किया, लेकिन जो शैली है, मतलब लिखने का जो तरीका है, वो कैसा था? एक तो विचारात्मक, विचारात्मक मतलब जो किसी को सोचने पे मजबूर करे, कि एक नया दृष्टिकोण दिखाए कि ऐसा भी सोचा जा सकता है। संवादात्मक, संवाद, संवाद का मतलब होता है डिस्कशन होना। अब जैसे आपने जो पोयम पढ़ी वहां पर ये है ना कि पहला, कि ऐसा शब्द जो मैं कभी जिह्वा पर ना लाऊं। ऐसा लग रहा है कि कवि ना किसी से बात कर रहा है, कवि का किसी से संवाद चल रहा है। तो इसलिए जो शैली है वो थोड़ी संवादात्मक है। और विवरणात्मक, विवरण देना मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देना। तो वहां पर भी जो कवि है वो क्या कर रहा है? एक उसी सिंगल चीज को, मौन को एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे एक शब्द जो है वो ऐसा है, दूसरा शब्द जो है वो ऐसा हो, तीसरा शब्द जो हो वो ऐसा हो। तो वो विवरण दे रहा है। तो ये उसकी जो शैली है, विचारात्मक भी है, संवादात्मक भी है और विवरणात्मक भी है। फिर जो काव्य रस, मैंने कहा था कविता में काव्य रस हमेशा होता है, पहचान पाओ तो बहुत अच्छी बात है। अद्भुत एवं करुण दोनों ही रसों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुक्तक काव्य का यह उत्कृष्ट उदाहरण है। मुक्तक काव्य मैंने बताया था ना क्या होता है मुक्तक काव्य, ये लिख दिया एक पॉइंट। फिर बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कहने का प्रयास किया गया है। गागर में सागर भरने वाली बात वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उत्कृष्ट रचना हेतु ये पंक्तियां प्रेरणा का कार्य कर रही हैं।
कि उत्कृष्ट रचना हेतु, मतलब कि अगर हमें कभी भी ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको कभी भी कोई अच्छी कविता लिखनी है तो आपको इस कविता से प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, हमें अपनी कविता में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कविता लिखनी हो, छोटी कविता लिखें लेकिन वो ऐसी हो जो कि बहुत गहरी बात कहती हो। तो ये एक प्रेरणादायक पंक्तियां भी हैं। तो ये था इसमें विशेष। फिर मैंने कहा ये कंपल्सरी नहीं है, लेकिन लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसी के साथ अब यहाँ तक वीडियो इतना लंबा हो गया एक्चुअली, इसीलिए जो गद्यांश की व्याख्या है और अनुवाद है वो हमने अगली बार के लिए रखा है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ तक हमने 4 प्रश्न हल किए और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। कोई भी क्वेरी हो आपकी, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, गद्यांश की व्याख्या और अनुवाद, और उसी प्रकार 2017 उससे पहले वाले साल का गद्यांश की व्याख्या और अनुवाद। अब सिर्फ अनुवाद, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी और ज़्यादा एक्सप्लेन हो सके, लेकिन आई गेस इतने सारे जो व्याख्या और अनुवाद हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, तो आई गेस ये 4 ही हम डिस्कस करेंगे, उतना बहुत रहेगा उस दिन के लिए। चलिए, तो इसी के साथ फिर हम आपसे विदा लेते हैं, इस आशा के साथ कि आप हमारा ये वाला वीडियो भी देखेंगे और आने वाले वीडियोस में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, वेबसाइट तीनों इस वीडियो के नीचे लिंक्स वगैरह में आपको मिल जाएंगे। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।